अच्छा, बड़ी थकी हुई और कंप्रोमाइज किस्म की यूट्यूब की पॉलिसीज हैं जिन्हें आप उस डंडा लगते हुए नहीं दिखा सकते, आप उस गिरे हुए बंदे को नहीं दिखा सकते, तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की पॉलिसीज हैं। बालों का हालात ऐसे होते हैं कि नाज़रीन जालिम का जो असल चेहरा है, असल शक्ल है, वो उन पॉलिसीज से हटकर जब तक आप बयान नहीं करेंगे आप दिखा नहीं सकते। अच्छा, इसके ऊपर भी शायद यूट्यूब को मसला हो, लेकिन बहरहाल नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि जालिम का असल चेहरा आपको दिखाएं। आप सबका बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने का। अब नाज़रीन मरियम साहबा इस वक्त कश्ती लेकर दरिया में उतर गई है। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है नाज़रीन, जो कुछ आप टीवी के अंदर देख रहे हैं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये बिल्कुल झूठ किया जा रहा है, या झूठ बोला जा रहा है, झूठ दिखाया जा रहा है। रियलिटी है नाज़रीन, हम एक खौफनाक किस्म के कॉमन एनिमी को फेस कर रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक किस्म का हमारा दुश्मन है। इंडिया ने जो हमारे ऊपर हमले किए थे, ये उससे बड़ा खतरनाक दुश्मन है। ये क्लाइमेट चेंज है, ये पूरे पाकिस्तान को निकल जाएगा, ये हम सबको खा जाएगा, ये हमें वाइप आउट कर देगा, हमें खत्म कर देगा। इससे पहले ये हमारे खबर पख्तूनख्वा में आया, उजाड़ गया वहां पर, अब ये पंजाब को उजाड़ रहा है। पंजाब के अंदर से जो खबरें आ रही है बड़ी खौफनाक है। 200 से ज्यादा गांव हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि राब्ता ही मुनक़ता हो गया है, माल मवेशी सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। 2 लाख लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया गया है, 15 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं, कारखाने तबाह हो गए हैं और बर्बादी है जो कि पंजाब के अंदर हो गई है। अच्छा, ये सूरत हाल अभी भी क्लियर नहीं है, ये मजीद डैमेज होने वाली है, मजीद खौफनाक सूरत हाल बनने वाली है। लिहाजा तनकीद का वक्त नहीं है, मेरे ख्याल में तनकीद नहीं करनी, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन एनिमी है जो सिर्फ हम नहीं फेस कर रहे बल्कि इंडिया भी फेस कर रहा है। नॉर्दर्न इंडिया तबाह हो गया है, वहां पर भी तबाही बर्बादी, किसान सिख यानी उनकी भी बिल्कुल वहां पर फसलें तबाह, उनके जो जानवर थे, वो उनके जो लाइफ स्टॉक था, सब बर्बाद होकर रह गया। लिहाजा इससे अगर हमने फेस करना तो सबसे पहले हमें ऑनेस्टी के साथ फेस करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सच बोलना पड़ेगा और सच बोले बगैर नाज़रीन इस कॉमन एनिमी को हम फेस नहीं कर सकते। हम ये ऑप्टिक्स सब नहीं क्रिएट कर सकते कि मरियम साहबा कश्ती के अंदर बैठी हुई और दूसरी कश्ती में कैमरामैन बैठे हुए हैं। ये कश्ती के अंदर बैठने से मसला हल नहीं होगा। वाहिद हल यही है जो फौज लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों की जिंदगी बचाए, दैट्स इट। और कोई आप काम नहीं कर सकते, इसके लिए पॉलिसी चाहिए 2-3 दहाइयों के ऊपर मबनी, इसके ऊपर सोच चाहिए, इसके ऊपर फिक्र चाहिए, इसके ऊपर नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस चाहिए, तभी जाकर आप अवॉइड कर सकते हैं, तभी जाकर आप बचा सकते हैं। डॉन न्यूज नाज़रीन ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है, इसका एडिटोरियल इसी के ऊपर है, फ्लडिंग इन पंजाब। अच्छा, इसके अंदर डॉन न्यूज ये कह रहा है कि जब एक तरफ सैलाब आ रहा था, दूसरी तरफ हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा बस्ते बैग खानदान दोस्त यार संगी सबको उठाकर जापान चली गई। यह अखबार ये कह रहा है कि ये टाइम नहीं था सीएम साहबा थाईलैंड और जापान जाती, यानी ये वक्त नहीं था। इन्हें पता था कि फ्लड आने वाला है, इन्हें पता था कि यह सैलाब आने वाला है, और अब जाकर नाज़रीन ये सारी चीजें, ये सिर्फ घुंगलों के ऊपर से मट्टी झाड़ी जा रही है। आजमा बुखारी साहब कह रहे हैं कि 2 दिनों से वो सोई नहीं है, वो बेशक सो जाएं, ये जो तबाही होनी है ये होगी, लोगों को इवैक्यूएट करें, रेस्क्यू के प्रोटोकॉल्स को मजीद बढ़ाएं, कोई मसला नहीं, चंद वीडियोस ना बनी, चंद फिल्में ना बनी, क्योंकि कोई भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी इस डैमेज को बचा नहीं सकता। अब आप सिर्फ लोगों को बचा सकते हैं, डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते। यही काम खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, आप उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि ये बड़े लंबे टाइम तक काम करना होता है। और पाकिस्तान की जो जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, जिस तरीके से आबादी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है, इस बढ़ती हुई आबादी में क्लाइमेट को आप नहीं ठीक कर सकते। ये दहाइयों पर मबनी एक पॉलिसी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, एक तो पंजाब के लिए दुआएं करें बराए मेहरबानी, चूंकि ये बात ज़हन में रखें कि ये सिर्फ फ्लड से तबाही नहीं हुई, ये सिर्फ सैलाब, अभी तो पानी खड़ा है। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके बाद कहत साली होगी, इसके बाद आपके खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश में इजाफा होगा, इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक चीज चोरी चकारी में इजाफा होगा। यानी आपका जो क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम, वो बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद है, तकरीबन 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हो गए हैं, 500 मिलियन लोग ऐसे जो कि वल्नरेबल हो गए हैं, उनके घर तबाह और बर्बाद हो गए हैं। और जब पेट में नाज़रीन भूख लगती है तो इंसान बड़ा अलग तरीके से सोचता है। लिहाजा इसके अलावा और बहुत सारे तूफान है जो कि इस तूफान से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सर उठाना है। अच्छा, हम उसे उन्हें कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? उसके लिए नाज़रीन होता यह है कि आपको चंद ब्रांड्स चाहिए होते हैं, चंद लोग आपको चाहिए होते हैं जो खड़े हो जाएं ऐसे टाइम में, जो एक उम्मीद की किरण बन जाए। मिसाल के तौर पर इमरान अहमद खान नाज़रीन 2010 में जब फ्लड आया, तूफान आ गया, ये बंदा खड़ा हो गया। इसने टेलीविजन के ऊपर बैठकर कहा कि भाई लोग मुझे पैसे दो। इसने अवाम से और बैनुल मुल्क दुनिया से यानी ओवरसीज से पैसे मांगना शुरू कर दिए। इसने कहा मेरे लोग वल्नरेबल हो गए हैं, बराए मेहरबानी पैसे दें ताकि फौरी तौर पर हम जो फौरी इकदाम कर सकें। क्योंकि जब ये फ्लड आता है, ये तबाही फैलती है, सबसे पहले मसला नाज़रीन रोटी का खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके पेट में रोटी नहीं है। भाई रोटी लेकर लोग को पहुंचेगा कौन, कहां तक पहुंचेगा? फिर आपकी जो मेडिकल होती है, फिर आपके लिए वॉशरूम वगैरह, ये बहुत खौफनाक एक मसाल बन जाता है। आप खुद इमेजिन करें, जो लोग बहुत सारे गांव या देहातों के अंदर गुज़श्ता 24-48 घंटों से सिर्फ छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनमें नाज़रीन उनकी खवातीन है। आपको वॉशरूम की जरूरत है, आपको एक स्पेस की जरूरत है, आपको, तो वो एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल बन जाती है। तो ये चंद चीजें होती हैं जिनके लिए आपको फौरी तौर पर चीजों की जरूरत होती है। तो इमरान खान जैसा बंदा उस वक्त, चूंकि वो एक ब्रांड था पॉलिटिक्स से हटकर, और वो खड़ा हो गया और उसने 2010 में पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चंद घंटों में उस बंदे ने 15 अरब रुपए, 15 बिलियन इकट्ठे कर लिए थे, और एक उम्मीद पैदा हो गई थी, अच्छा जी हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे। फिर नाज़रीन 2022 में अगेन इमरान खान टेलीविजन के ऊपर 2-2.5 घंटे बैठा, 5 अरब रुपए उसने फिर इकट्ठे कर लिए। अगेन एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि यार कोई बंदा है जो बैठा हुआ है, जो गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और जो कि एक स्ट्रगल, एक
यूनिटी नजर आ रही थी, एक सेंटर नजर आ रहा था कि यार यहां पर आकर हमने इकट्ठा होना है, हम इन सारी चीजों से निकल आएंगे। फिर नाज़रीन आप देखें तो क्रिकेट टीम थी हमारी, वो क्रिकेट मैचेस खेलती थी, एडवर्टाइजमेंट होती थी, नुमाइशी मैच होते थे। क्या आज आपके पास क्रिकेट टीम है? मैं देख रहा था यूनुस खान आकर ये कह रहा है कि जनाब हम पेशावर के अंदर एक नुमाइशी मैच खेलेंगे। अब ये उन हीरोज को, यानी कि दहाइयों पहले जो अपना करियर खत्म कर चुके हैं, उन्हें देखने के लिए दोबारा से लोग जाएंगे, लेकिन आपके पास आज वो ब्रांड ही नहीं है। ना तो आपके पास वो पॉलिटिकल ब्रांड है, ना आपके पास क्रिकेट के अंदर वो ब्रांड है, ना आपके पास मौसीकी के अंदर वो ब्रांड है। आपके पास है कौन जिसे आज आप दिखा सकेंगे, जिसके ऊपर आप आकर एक यूनिटी डेवलप कर सके? यू नीड इमरान खान फॉर दिस। ये खौफनाक किस्म का क्राइसिस है, ये डिजास्टर है, ये तबाही है, ये पूरे मुल्क को फ्लैटन कर देगा, निगल देगा। हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये असल नेशनल सिक्योरिटी का मसला है जो कि नाज़रीन खड़ा हो गया है, और इसे देखने और अंडरस्टैंड करने और समझने की जरूरत है। अब यकीन माने मैं वो एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक बंदा अपनी कट्टा-कट्टी को बचा लेता है और उसके बाद मरीम साहब के बारे में कुछ गुफ्तगू कर रहा है और बाद में कह रहा है भाई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट ना करना। आपको ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। मैं देख रहा था वो लोग पानी निकाल रहे हैं और साथ मरीम साहब की दो बंदे बैनर उठाकर खड़े हैं कि ये जनाब मरियम नवाज की तस्वीर लेकर वहां पर खड़े। तो ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की नाज़रीन सूरत हाल है, अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। पाकिस्तान के इदारों के साथ ताउन करें, रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स का हिस्सा बने, 112 वालों के साथ, फौज के साथ, पुलिस के साथ, जो भी इंतजामिया है उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करें। ये दरियाओं का पानी मजीद बढ़ेगा। देखिए ऊपर बारिश हो रही है इंडिया के अंदर और वहां से पानी आएगा। आप जो मर्जी कह लें, मोदी पाइप लगा के या बाल्टी भर के घर नहीं लेकर जाएगा, वो इधर ही छोड़ेगा और हर सूरत छोड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब रात को आकर ये कह रहे हैं कि भारत अभी जारहियत नहीं कर रहा और ये कोई अभी जारहियत नहीं है, भारत ने हमें पहले से बता दिया था। अच्छा, ये भी गलत कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। हकीकत बात यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबाइंस यानी उसे साइडलाइन कर दिया गया इंडिया की जानिब से, और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एक परमानेंट इंडस कमीशन था, उसका काम होता था कि पाकिस्तान को आगाह करना और यह भी बताना कि कितना क्यूसेस पानी आ रहा है, किस लेवल का यह फ्लड है जो कि आ रहा है, वो बाकायदा से कम्युनिकेट किया जाता था। इस दफा इन्होंने इंडियन हाई कमीशन के जरिए सिर्फ एक वेग से कम्युनिकेशन किया कि हाई फ्लड हो सकता है या हाई फ्लड आ सकता है। तो एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की इंडिया की जानिब से कम्युनिकेशन थी। लेकिन आगे वहां पर फ्लडिंग है, वहां पर तूफान है, वहां पर बारिशें हो रही हैं, वो नीचे आएगा, वो आप तक पहुंचेगा, बाल्टियां नहीं भरेगा मोदी पाइप लेकर घर के अपने खेत की तरफ या अपने शौचालय में नहीं लेकर जाएगा, वो इधर ही छोड़ेगा। आपको पहले से पता होना चाहिए था, आपको अवॉइड करना चाहिए था जापान और थाईलैंड का टूर। आपको हाई ऑन टोज होना चाहिए था। तमाम तर ब्यूरोक्रेसी, तमाम तर सूबे, तमाम तर इदारे, सबको एक पेज के ऊपर होना चाहिए था। एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी और आपको खड़े होना चाहिए था, बट हम नहीं कर सके। अब नाज़रीन एक और चीज सामने आ रही है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज नाज़रीन, अब उनकी जो जमीनें दी गई बड़ी हैरान कौन है भाई, लोगों के अरबों रुपए की इन्वेस्ट है लेकिन वो घर डूबे हुए, लोगों के प्लॉट वो जमीनों के नीचे पानी के नीचे आए हुए। ये क्यों इस तरीके से दी जा रही है और फिर उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और ये 2 नंबर किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज नाज़रीन, और ये दरियाओं की बहुत सारी जमीनें, ये जो पानी के लिए जमीनें हैं वहां पर बनाई गई हैं या इंक्रोच करके वहां पर पहुंची हुई हैं। उन्हें रेस्क्यू किया। जिनमें अली खान की जो हाउसिंग सोसाइटी है नाज़रीन, वो सबके सामने है। इसके अलावा और बेशुमार ऐसी हैं जिनके ऊपर कब्जा किया गया जमीनों के ऊपर, हाउसिंग सोसाइटीज अलग से खड़ी की गई है, लेकिन इन्हें इन सबको बचाया जा रहा है। डॉन अखबार के अंदर नाज़रीन एक ओपिनियन लिखा गया है, क्लाइमेट डिजास्टर लेसन्स, क्लाइमेट तबाही के ऊपर जो लेसन्स है वो लिखे गए। इसके अंदर नाज़रीन 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर बुनियादी तौर पर बुनियादें बताई गई हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्यों तबाही फैल रही है। बराए मेहरबानी चाहें, पढ़ें, गौर करें। सिर्फ एक बता देता हूं, वो ये कह रहे हैं कि 1921 में पाकिस्तान की 33 मिलियन आबादी थी और आज पाकिस्तान के अंदर 2025 में 242 मिलियन आबादी है। यानी हर दिन बच्चा पैदा हो रहा है और लगातार धड़ाधड़ बच्चों की पैदाइश हो रही है, यानी छोड़ना नहीं, खुले बच्चे पैदा करवाने। और फिर वो बता रहे हैं कि बच्चे इसलिए पैदा हो रहे हैं चूंकि गुर्बत है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लिहाजा फ्री टाइम में वो इधर चले जाते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि 42% तो पाकिस्तान के अंदर लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और पर कैपिटा इनकम है वो मजीद कम होती जा रही है। तो लोग क्लाइमेट जैसे डिजास्टर्स के साथ कैसे निपटेंगे? यानी आपके लोगों की इस्तात ही नहीं है कि क्लाइमेट जैसे डिजास्टर के साथ वो निपट सके, और ना हुकूमती लेवल पर ना पॉलिसी मौजूद है। वो सिर्फ ये है कि मरीम साहब इनके लगाकर निकल गई हैं और कश्ती के अंदर बैठी हुई हैं और अज़मा बुखारी कह रही है वो 2 दिनों से सोई नहीं है। भाई वो सोए या ना सोए, ये टाइम निकल चुका है। ये सिर्फ फ्रॉड है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है, निकल चुका है। अगेन आई विल रिपीट, कॉमन एनिमी है, इंडिया के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए है। यूनिटी डेवलप करें बराए मेहरबानी, एक नुक्ते के ऊपर आकर इकट्ठे हो जाएं। नाज़रीन मरियम साहबा के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया है। इस्तकबाल करने की जरूरत नहीं थी, कल ही ये शांगड़ा गली में इकट्ठे थे, वहां पर मियां माशिर साहब भी थे। बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी शख्सियत वहां पर बैठी हुई थी और वहां पर ये डिस्कशन हो रही थी कि फील्ड मार्शल साहब का जो टेन्योर है उसकी एक्सटेंशन का या जो कंटिन्यूएशन उसका नोटिफिकेशन जारी करना या नहीं करना। हैरत तो इस बात पर है कि क्या वाकईतन ये इनके पास ये इख्तियार है ये सोचने का, या ये सोच सकते हैं, या ये वाकईतन सोच सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे या नहीं करेंगे? नो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये नोटिफिकेशन डंके की चोट पर जारी करेंगे, ये नोटिफिकेशन फौरी जारी करेंगे, ये नोटिफिकेशन हर सूरत जारी करेंगे और ये चंद घंटों में या दिनों में जब अच्छा शगुन होगा ये जारी कर देंगे।
اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ایکسٹینشنز کے خلاف ہیں, یہ فلانی چیزوں کے خلاف ہے, فلانی چیزوں کے خلاف ہے. ریئلٹی ہے ناظرین, میں بلکہ اس کتاب کے اندر ان دا لائن آف فائر جو ڈکٹیٹر نے لکھی ہے, جنرل مشرف نے لکھی ہوئی ہے, وہ آپ جا کر پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ خود بھی یہ لکھ رہا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے یہ, خیر چھوڑیں نا, اب کیا ان چیزوں کے اوپر بندہ بات چیت کرے. اچھا ناظرین, مزید کچھ خبریں جو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جو شارز خان ہیں, علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے ہیں, ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز قسم کی خبریں ہیں. اور 9 مئی کے کیسز میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا, لیکن بلکہ شیر شاہ کے حوالے سے جو خبریں, ان کا ریمانڈ پورا ہوا ہے, انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آج شیر شاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے ڈنڈا برآمد کر لیا ہے, یعنی ہم نے سوٹا برآمد کر لیا ہے, اب ماسک برآمد کرنا. یعنی اندازہ لگائیں کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ریمانڈ میں لے کر 5 دنوں کے انہوں نے سوٹا برآمد کر لیا, ڈنڈا برآمد کر لیا. یہ واقعتاً پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ماسک برآمد کرنا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس برآمد کرنے ہیں, لیکن جج نے جوڈیشل کر دیا ہے. اور جج صاحب نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے بھائی, اور آپ کو بندہ جو ریمانڈ لے کر اسے اکاؤنٹس نہیں برآمد کرنے ہوتے, اور کون سے اکاؤنٹس ہیں, یہ خود سے نادر کہانیاں بنائی گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جوڈیشل کر دیا کہ اور اب ہم نے درخواست ضمانت کی دائر کر دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ کیس خارج ہو جائے گا. بلکہ وہ کہتے ہیں یہ کیس خارج ہو جانا چاہیے تھا, یعنی یہ ضمانت انشاءاللہ ان کی ہو جائے گی, جوڈیشل انہیں کر دیا گیا ہے. اور لیٹس سی کہ مزید اس معاملے کو کتنا لٹکایا جاتا ہے, لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ڈنڈا انہوں نے, یعنی سوٹا انہوں نے برآمد کر لیا ہے, اور باقی چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے برآمد کریں گے اور وہ بھی سامنے لائیں گے. اس کے اوپر ناظرین ایک شاکر محمود ایوان صاحب نے ایک کمنٹ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں 9 مئی کے ڈنڈے آج تک برآمد ہو رہے ہیں, لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کا نام و نشان نہیں مل رہا. علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ سے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا ہے. پروسیکیوشن ملزم سے موبائل برآمد کرنا ہے, پروسیکیوٹر. اچھا, ملزم سے آنسو گیس روکنے والا ماسک برآمد کرنا ہے, پروسیکیوٹر. ملزم سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس برآمد کرنا ہے. یہ ٹھٹھا مذاق ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے. اور ناظرین حیرت یہ ہوتی ہے کہ یار واقعتاً کوئی ججز یا کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈز وہاں پر بیٹھے ہوئے, کیا واقعتاً انہیں احساس ہے کہ جن کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے ناظرین ان چیزوں کو لے کر. بالکل ایک ریڑا اس ملک کو بنا کر رکھ دیا گیا ہے, اور لا قانونیت کی انتہا ہے. دھجیاں جو کہ اڑائی جا رہی ہیں, بالکل دھجیاں ہیں جو کہ لا قانونیت کی اور اس طرح کے معاملات کی اڑائی گئی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ. Was sitting sadly. I have so much homework, I'll never finish. Out of his drawer popped a Doraemon. Don't worry, I have a gadget. He pulled out the copy clone paper. Put anything on this paper and it makes a copy. Excited, Nobita, put one homework page on it. Zap! Instantly, 10 copies flew out. Wow! I'm done! He cheered. But then Jian and Sunio came. Hey! What's that? Before Doraemon could stop them, Jian put his lunch on the paper. Zap! 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 Suddenly, 100 bowls of noodles appeared, spilling all over the room. Sunio laughed and tried copying his toy car. Zap! Dozens of cars zoomed everywhere, crashing into walls and spinning in circles. Stop it! Nobita screamed. This is chaos. Finally, Doraemon snatched the gadget and pressed the off button. Everything froze. The room was a total mess. Noodles on the ceiling, cars upside down, and Nobita buried in homework pages. Doraemon sighed. You two never listen. Just then, Nobita popped his head out of the pile of papers and smiled. At least my homework is done. Everyone laughed, except Doraemon, who